नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करे किसान असली और नकली उर्वरकों की शुद्धता की पहचान। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाए। किसान भाइयों, कृषि के मुख्य आदानों की बात करें तो उनमें रासायनिक उर्वरकों की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि इन्हीं उर्वरकों से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लिहाजा किसान इस बात को ध्यान में रखते हुए बाजार से उर्वरकों की खरीदी बड़े पैमाने पर करते हैं। जैसा कि इस साल उर्वरकों में डीएपी की काफी किल्लत किसानों के सामने आ रही है, ऐसे में कई दुकानदार इन उर्वरकों में मिलावट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मिलावटी उर्वरकों की खरीदी से बचने के लिए आपको उर्वरक खरीदते समय इनकी शुद्धता की जांच करनी चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे करें उर्वरकों की शुद्धता की जांच। इसके लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये जो समय आ रहा है, यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसको हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि यूरिया, नकली यूरिया भी मार्केट में बहुत सारा आ गया है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी सावधानी बचता। दूसरा, डीएपी के बारे में हम करते हैं। जैसे मान के चलो कोई डीएपी पदार्थ है, तो डीएपी जो उर्वरक है उसको दो तरह का आता है। एक तो उसकी जो गोलियां आती है बहुत चिकनी आती है, और एक उसकी गोलियां थोड़ी सी खुरदरेपन में आती है। यदि गोलियां चिकनी आए तो समझ लें कि वो पदार्थ नकली है, क्योंकि नकली चिकनापन में आ जाता है। और यदि उसकी गोली खुरदरी है तो आप ये देख लें कि वो ओरिजिनल है, नकली नहीं है। और दूसरा, इसका यदि हमारे किसान भाई चाहें तो इसका एक उपयोग और कर सकते हैं कि कुछ डीएपी की गोलियों को लेके और आग पर, तवे पर उनको रखें, और आग पर, तवे पर रखने के पश्चात आप देखोगे कि उसको थोड़ा सा हीट दें, उसको गर्मी देते हैं, तो आप देखोगे कि डीएपी की जो गोली है वो पिघल जाती है और पानी बन जाता है, तो समझ लो ये नकली है। और यदि ये वो जो गोलियां हैं वो मतलब साबूदाने की गोली की तरह फूल जाती है तवे पर, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जो डीएपी है वो असली है। तीसरा, म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं। यदि हमारा जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, या जिसको हम एमओपी बोलते हैं, पोटाश एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। ये अब अंत में बात करते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से समानता के कारण जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की पहचान कर पाना कठिन है, किंतु डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट है तो अवक्षेप नहीं घुलेगा। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी फर्टिलाइजर लाएं, उर्वरक लाएं, तो एक रिलायबल सोर्स कहना चाहिए उसको, जो विश्वसनीय जो सूत्र है वहाँ से ही उसको लेना चाहिए। और लेने के पश्चात उसकी बाकायदा बिल लेना चाहिए, और बिल लेने के बाद ही उस पदार्थ को लेना चाहिए। और तब जब आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाए कि पदार्थ असली है, तभी उसका प्रयोग खेत में करना चाहिए। अन्यथा किसान भाइयों, यदि आप असली नकली फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहेंगे तो आपकी लागत भी ज़्यादा आएगी और खेती और शक्ति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान के खेत खाली हैं, वे किसान कम समय में अच्छी आय कमाने के लिए इस समय गाजर की खेती कर सकते हैं, लेकिन भरपूर उपज लेने के लिए इसकी बुवाई वैज्ञानिक तकनीक से करनी होगी। तो कौन कौन सी है गाजर की उन्नत किस्में और किस तरह से करे बुवाई, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम MOP का आप प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, गाजर का औसत बाजार भाव कम से कम 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है, जिससे कुल आय लगभग 1,57,500 रुपए तक मिल सकती है, जिसमें लागत लगभग 55,000 रुपए के आसपास आएगी। तो इस तरह से आप प्रति हेक्टर क्षेत्र से 100 से 125 दिनों में 1,02,500 रुपए की शुद्ध आय ले सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई गाजर की उन्नत खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है इनका आहार प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो आप दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। जो हमारे पशु हैं उनसे साल भर अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो हमारा दुधारू पशु है उसको साल भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। और उसमें मुख्य रूप से जैसे फलीदार चारे हैं, इसी प्रकार बिना फलीदार चारे हैं, ये दो तरह के चारों का समावेश उनमें करना चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से आपने बात करें तो जो हमारा पालन का जो खर्चा है उसमें करीब 60 से 70% खर्चा केवल उसके रख रखाव के साथ साथ उसके आहार दाना पे आता है। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो अगर पशु को अपन करीब 8 से 7 किलोग्राम हरा चारा दें तो वो 1 किलो दाने का कार्य करता है। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो बरसीम है, रिजिका है, लोबिया है, इनके साथ साथ ही जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, जवार है, MP चरी है, नेपियर ग्रास है, इनको शामिल किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर 40 किलोग्राम हरा चारा पशु को प्राप्त होता है तो उसका दूध उत्पादन बिना दाने के प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों आमतौर पर अगर हम दुधारू पशु के संतुलित आहार की बात करें तो उसका जो कुल दिया जाने वाला आहार है उसमें तीसरा भाग यानी जो उसको राशन देते हैं वो दाना से दिया जाना चाहिए और बाकी जो 2/3 भाग है उसमें हरे चारे और सूखे चारे का समावेश होना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाइयों जो आपका राशन है उसमें 30 से 40% मक्का, इसी प्रकार गेहूं का चोकर है, बाजरा है, इनका समावेश। इसी के साथ साथ 30 से 40% उसमें जो खलियां है जैसे मूंगफली खली है, इसी प्रकार आपकी सरसों की खली है, इनको समावित किया जा सकता है। इसी प्रकार उसको जैसे चना चूरी है, अरहर चूरी है, इनका 20 से 25% भाग इनसे दिया जा सकता है। और उसके साथ उसको 2% खनिज लवण और 1% नमक उसको खिलाया जा सकता है। ये एक दुधारू पशु के लिए संतुलित आहार अपन कह सकते हैं। किसान भाइयों अगर रोजाना पशु आहार की अपन बात करें प्रति पशु तो उसको उसके शारीरिक भार के अनुसार उसका आहार दिया जाता है, जिसको शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। बछड़े या बछड़ियों के लिए 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाई ये जो मुख्य बातों के अलावा इस बात का और ध्यान रखें कि जो हमारे पशुओं को प्रतिदिन पिलाया जाने वाला पानी है वो जो अपन लोग पीते हैं वैसा ही उसका pH होना चाहिए, वैसा ही उसका तापमान होना चाहिए और वैसा ही वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों जो खान पान के अलावा ये भी अपन ध्यान रखेंगे जो हमारे पशु हैं उनका समय पर स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनका नियमित रूप से जो उनका अंतः एवं बाह्य परजीवी है उनकी रोकथाम के लिए उपाय करें। आमतौर पे किसान भाइयों जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले जो आपके टीकाकरण है वो करवाना चाहिए। बछड़े हैं उनको भी करीब 10 से 15 दिन का होते होते एक बार उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इसी के साथ जो हमारे बड़े दुधारू पशु हैं उनको भी साल में 3 बार कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अंता। जिला बारा के कृषक जितेंद्र कुमार ने
या गेंदा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जितेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदा की फसल में इस समय पुष्पन अवस्था चल रही है तथा इसी समय फसल को कुछ कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फूल उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट नाम की दवा, यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुँचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी आपने गेंदे की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं गेंदा की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में, जिनके कारण फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप कैसे करें इन रोगों की रोकथाम, इसके लिए मिलते हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को
रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।